अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो जोब की हिस्ट्री के बारे में है। जोब का पुराना नाम अपोजई है। जोब में जिन रूलर ने हुक्मरानी की तो उन रूलर में सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है मुग़ल फैमिली, और मुग़ल फैमिली के बाद जिन फैमिली का नाम आता है वो जोगजी फैमिली है। तो यहाँ पे जोगजी फैमिली ने भी हुक्मरानी की है। जब ब्रिटिशर आए थे तो ब्रिटिशर ने यहाँ पे मलिक सरदार का सिस्टम बनाया था। तो यहाँ हर कबीले में एक सरदार और एक मलक होता था, तो उस कबीले की रहनुमाई करता था, उन कबीले के लिए सब कुछ करता था, उनकी जरगे करता था, उनके लिए बार से चीज़ें मुहैया करता था, उनके लिए एक अच्छी सहूलियत के लिए कुछ न कुछ करता रहता था। यहाँ पे कुछ सरदार थे जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की अपोजिट थी, वो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को नहीं चाहते थे। उनमें पहले नंबर पे नाम पाले खान, जो पाले खुस्ता भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है शाबाश खान काकड़, थर्ड पे है दोस्त मोहम्मद काकड़, और 4 नंबर पे है बाज़गुल खान काकड़। बात ये होती रहती थी कि है पॉलिटिकल लीडर आएंगे, तो जब पॉलिटिकल लीडर आई तो उस पॉलिटिकल लीडर का नाम है रॉबर्ट संडेमन। तो जब रॉबर्ट पोर संडेमन आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जोब का नाम फोर्ट संडेमन रखा गया। तो इनके बाद जो अफोजी था वो फोर्ट संडेमन में कन्वर्ट हुआ। फोर्ट संडेमन का जो हिल है जहाँ पे उनकी स्टेशन है वो बहुत बड़ी हिल में है जोब में। अभी जब ये ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन खत्म हुई, जब पाकिस्तान का एक हिस्सा बना, तो यहाँ पे अभी अगर आप चले जाएंगे रॉबर्ट फोर्ट संडेमन की जो जगह है, यहाँ पे आज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जोब मौजूद है, और उनकी साइड पे यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, और उस म्यूज़ियम में बहुत पौराणिक चीज़ें मौजूद है, बहुत अच्छी चीज़ें मौजूद है। यहाँ मुख्तलिफ लोग आते हैं, यहाँ लोग बहुत खूब इंजॉय करते हैं और इस म्यूज़ियम को आते हैं और यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। 1976 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये फोर्ट संडेमन का नाम को जोब में कन्वर्ट किया, मतलब चेंज किया, तब्दील किया, क्योंकि यहाँ पे जो नज़दीक साइड में जो रिवर बह रहा है उसका नाम दरियाए जोब था, रिवर ऑफ जोब। तो इस वजह से इसको जोब की जो बाउंड्री जिस चीज़ों के साथ, जिन सिटी के साथ मिलते हैं, उनमें सबसे पहले नाम वजीरिस्तान एजेंसी का आता है। सेकंड नंबर पर देरस्माल खान, और थर्ड नंबर पर मुसखेल, इसी तरह लोरलाई, इसी तरह कला सैफुल्लाह और अफ़गानिस्तान मुंसनिक है। और इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ जोब का एक बॉर्डर भी मौजूद है, जिस बॉर्डर को कमरदीन कहते हैं। एक और बात बताते चलो, जोब एक डिस्ट्रिक्ट है और एक डिवीज़न भी है। जोब की डिवीज़न में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फर्स्ट नंबर पे जिन डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है वो बाराकान डिस्ट्रिक्ट है। दूसरे नंबर पर जिन डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है वो कल्ला सैफुल्लाह डिस्ट्रिक्ट है। थर्ड नंबर पर जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है वो लोरलाई है। 4 नंबर पर जिन डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है वो डिस्ट्रिक्ट मुसखेल है। 5th नंबर पर जिन डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है वो शेरानी है। और 6 नंबर पर जिन डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है वो डिस्ट्रिक्ट दुकी है। जोब की तहसील 2 है, उन तहसीलों का नाम एक कमरदीन, कारेज और दूसरे का नाम जोब तहसील है। हम जोब की वेदर के बारे में बात करें तो जोब में अप्रैल और मई और अक्टूबर और नवंबर यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत प्लेजेंट है, वो बहुत अच्छे किस्म का है। यहाँ पे स्नोफॉल के बारे में अगर हम बताते चले, स्नोफॉल जोब में बहुत नॉर्मल होते हैं, जबकि जो विंटर सीजन होते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब 2-3 साल में एक न एक बार होता रहता है। तो एक पीवर पठानों का एक शहर है, इस शहर में ज़्यादा तादाद में जो कबाइल रहते हैं वो शेरानी, नासर, काकड़, मंदोखेल, लोनी, अरिपाल, बाबर, सापी, ताजिक, इसी तरह 2-3
فیملی میں پاکستان کی اتھارٹی نے یہاں پہ ایک ایئرپورٹ بنایا تھا، تو اس ایئرپورٹ کا نام نیشنل جوب ایئرپورٹ ہے۔ تو اس ایئرپورٹ میں مختلف جہاز آتے ہیں، یہ جوب مین سینٹر ہے جہازوں کی، جہاں سے بھی جہاز پاکستان میں جاتی ہے یہ خواہ جوب پر کراس ہوں گے، کیونکہ یہ مین پوائنٹ ہے کراس کرنے کی، جو جہاز ہوتے ہیں وہ جوب ہوتے ہیں۔ اگر ہم جوب کی پکنک پوائنٹ کے بارے میں بات کریں گے تو جوب میں بہت ہی پکنک پوائنٹ ہے، 14 تو ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلے جن پکنک پوائنٹ کے نام آتے ہیں وہ سلیازا یا سلیاسا بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نام جو پکنک پوائنٹ کے آتے ہیں وہ ہے سباکزی ڈیم۔ تھرڈ جن کا نام آتے ہیں وہ ہے کفیف ڈیم، جن کو اسی طرح ازغار تنگی اور شنغار بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اگر ہم جوب کی بیوٹیفل بازار کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے وہ شیخان بازار ہے، دوسرے نمبر پر کاکڑی منڈی، اور تھرڈ پہ ہے یہاں پہ سپورٹ کمپلیکس آف جوب۔ اسی طرح جوب کے جو بازار ہوتے ہیں، جو روڈ ہوتے ہیں، اس میں ایک نام اپوزی روڈ جوب، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ جوب میں ایرانی پیٹرولیم کی جو پمپ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 100 میٹر کے فاصلے پہ آپ کو ضرور ایک پیٹرولیم پمپ نظر آئیں گے۔ ہم جوب میں اسٹے کرنا چاہتے ہیں تو جوب میں سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے وہ سرکٹ ہاؤس ہے، جہاں پہ ہم اسٹے کر سکتے ہیں۔ دوسرے نام جن کہتے ہیں وہ جوب ریسٹ ہاؤس ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہے وہ ایف سی مس جوب ہے، اور فورتھ نمبر پہ جن کا نام آتا ہے وہ رویل ہوٹل ہے۔ اور اسی طرح اگر اور ہوٹل کے بارے میں ہم بات کریں گے تو جوب میں اجوا ہوٹل، فال افغان ہوٹل اور بھی بہت قسم کے ہوٹل موجود ہیں جو اچھے کوالٹی کے فوڈ میسر کرتے ہیں۔ اگر ہم جوب کی ہسپتال کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے جن ہسپتال کا نام آتا ہے وہ سول ہسپتال جوب ہے۔ دوسرے نمبر پر جن ہسپتال کا نام آتا ہے وہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، اس کا نام ہے سیمج۔ تھرڈ نمبر پر جن ہسپتال کا نام آتا ہے وہ شفا جنرل ہسپتال ہے۔ فورتھ نمبر پر جن ہسپتال کا نام آتا ہے وہ لیڈیز ہسپتال جوب ہے۔ اور بات بتاتے چلوں، جوب میں ایک ویدر اسٹیشن بھی ہے جس کو شربت خان روڈ میں موجود ہے۔ اس اسٹیشن کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو میٹ آفس بھی کہتے ہیں۔ دوسرا پاکستان کی بڑی مسجد موجود ہے جن کا نام ہے مرکز، یہاں پہ اجتماع ایک بار ہوا ہے، لیکن بہت بار ان کا ہی کام ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اجتماع ہوں گے۔ تو جوب کا دوسرے مسجد کا نام ہے وہ جامع مسجد جوب ہے۔ اسی طرح شیخان مسجد، اس کے بعد بلال مسجد اور بہت قسم کے مسجد موجود ہیں۔ جوب کی اسکول کے بارے میں بات کریں، جوب میں بہت ہی اسکول ہے، ان میں سے پرائیویٹ اور سرکاری بہت اچھے قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جین اسکول کا نام آتا ہے وہ ماڈل ہائی اسکول جوب ہے۔ دوسرے نمبر پر ملیشیا، اور اسی طرح اگر ہم پرائیویٹ اسکول کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں ایف جی اسکول، اقرا اسکول اینڈ تعمیرنو، عدلی علی خان پبلک ہائی اسکول، آئیڈیل کالج آلسو میں اچھے کوالٹی کے گریڈ اسٹیشن موجود ہے۔ جوب کی جو ٹائم زوم ہے وہ ہے UTC+5 PST ہے۔ آپ درسمال خان کی راستے سے جوب آتے ہیں تو آپ نے N50 پہ آنا ہوتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق جوب میں 2016 سے 2017 میں ایک سروے کیا گیا ہے، اس سروے سے یہ پتہ چلا کہ جوب میں جو بوائز ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ہے 70%، جبکہ گرلز ٹیچر ہوتے ہیں وہ 30% ہے۔ جوب میں جن اسکولوں کی جو تعداد ہوتے ہیں وہ 331 ہے، جبکہ ان میں جو کام کرنے والے جو فنکشنل ہوتے ہیں وہ 18 ہے۔ جوب میں 2016 سے 2017 تک جو سروے کیا گیا اس میں 19% گرلز کی انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں اور 775% بوائز کی اور 3% کو ہے۔ جوب میں جن NGO نے کام کی ہے تو ان میں سے جن NGO کا سب سے پہلے نام آتا ہے وہ ہے یونیسیف۔ دوسرے نمبر پر جن NGO کا نام آتا ہے وہ LINCH ہے۔
थर्ड नंबर पर जिन एनजीओ का नाम आता है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ नंबर पर जिन एनजीओ का नाम आता है वो PPHI है। और फिफ्थ नंबर पर जिन एनजीओ का नाम आता है वो HDP है। जोब में बहुत ही फेडरल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट होते हैं, तो इनमें से फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन जोब डिस्ट्रिक्ट। सेकंड नंबर पर एजुकेशनल डिपार्टमेंट। हम जोब की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है। दूसरे नंबर पर जिन डिपार्टमेंट का नाम आता है वो है फेबलेक डिपार्टमेंट है। और थर्ड नंबर पर जिन डिपार्टमेंट का नाम आता है वो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। जोब की प्रॉपर्टी की बात करें तो जोब इस्लामाबाद के बाद कोयटा और कोयटे के बाद जोब की प्रॉपर्टी बहुत आगे है। बट जोब में अगर आप आना चाहते हो तो जोब की मौसम सर्दियों में नहीं जबकि गर्मियों में बहुत अच्छी है। तो जोब में एक तख्त सुलेमान भी मौजूद है जिसको हम पश्तो में दानी गर भी कहते हैं। के बारे में अगर मैं आपको इसकी बताऊंगा कोई सुलेमान क्यों कहते हैं। कोई कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त सुलेमान में यहाँ आया हुआ है। कोई कह रहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई घर है। ये मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नजरिए होते हैं। लेकिन एक बात मजे की बताऊं ना, यहाँ पे हमारे केस अब्दुल रशीद जो पश्तून बाबा कहते हैं, मुख्तलिफ रिसर्चर से ये साबित तो नहीं हुआ है लेकिन ये कह रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केस अब्दुल रशीद को कहा था कि आप अपने कौम को ले आओ। जब उन्होंने पठान कौम को, उस वक्त तो पठान का नाम नहीं था, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केस अब्दुल रशीद को कहा था कि आप अपने कौम को ले आओ, वहाँ पे एक गज़वा में एक केस अब्दुल रशीद ने अपने कौम को अपने साथ ले गया और वहाँ पे लड़ाई की और जंग जीत लिया। बाद में वो ये कह रहे हैं कि पठान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पठान का नाम दिया। अगर मैं आप लोगों को तख्त सुलेमान के बारे में बताऊं तो तख्त सुलेमान कुदरती आबशार हर्ब से मौजूद एक खूबसूरत तरीन पहाड़ है। इतने ज्यादा सहर और तफरीहात की जगह होने के बावजूद पाकिस्तान में कोई भी तरजीह नहीं। उन टूरिस्ट को कोई चीज मैसर नहीं थी। वहाँ पे लोग अभी कारोबार खत्म होने वाले हैं, यहाँ पे कुछ चीजें नहीं मिलते हैं। चाहिए यहाँ पे लोग टूरिस्ट आ जाए, इस मुल्क में इकोनॉमिकल प्रोग्रेस आए, यहाँ के लोग यहाँ से पैसे, यहाँ के बहुत जंगलात होते हैं, यहाँ मशीनरी होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों की अपने इख्तियार होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इतने खूबसूरत शहर, तो यहाँ पे क्यों इतनी चीज़ों से महरूम है। यहाँ पे उनको अपने हक देनी चाहिए। इन जंगलात को एक बैनुल अक़वामी, एक नेशनल तफरीहात का दर्जा देनी चाहिए। साथ साथ जोब की और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है। अगर हम अब्दुल रब नश्तर के बारे में बात करें, अब्दुल रब नश्तर शाहज़ई से ताल्लुक़ रखने वाला एक काकड़ के बेटे का एक बंदा है। इस बंदे ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसी तरह अगर हम सिंगर की बात करेंगे, नाशनास जो टक्कर के बिब्बा उस्ताद होते हैं, बहुत मुहतरम और बहुत बावकार इज्जत रखने वाला एक शायर है। इसी तरह जो हम यहाँ पे MBA की बात करेंगे, शमसुद्दीन अरिफाल बहुत अच्छे क्वालिटी का और अच्छे वक़ार और अच्छे इज्जत वाला एक MBA था। इसके साथ साथ अब्दुल खालिक बशरूर, मौलाना शहरानी साहब जो नेशनल असम्बली का मेंबर रहा है, ये भी बहुत जोब से ताल्लुक़ रखने वाला एक मेंबर है। तो इसके साथ साथ शेख जाफर खान मंदोखेल साहब अभी जो है उनका खान काका साहब। अगर मैं जोब के महले की बात करूं तो जोब में महले बहुत अच्छी तरीके से
यहाँ पे ईद में सलियाजकों की तादाद की ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा से गिरा हुआ था। यहाँ पे वज़ीरिस्तान से, देर इस्माइल खान से, ज़ियारत से, कोयटा से और बलूचिस्तान के बहुत अजला से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं। इवन यहाँ पे 2-3 दिन कर रहे हैं। इसके बाद जो सबान से है यहाँ पे बहुत बड़ा डैम की हुकूमत की लापरवाही की वजह से इतनी ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी यहाँ जोब के बिजली में लोडशेडिंग बहुत ज़्यादा। अगर तारीख की किताबों में देखा जाए तो जोब में लोगों के लिए, जोब ने दुनिया के लिए सब कुछ किया है, जोब ने इंसानियत के लिए सब कुछ किया है। अगर यहाँ पे बात आ जाए तरक्की की तो फिर क्यों जोब और लोगों से पीछे है? आखिर क्यों इतने ज़्यादा? फिर आप जोब से कोयटा की तरह पाना चाहते हो तो आजकल जोब कोयटा के दरमियान 4 आवर टूटी गया है। अगर आप किसी लोकल में आओगे तो जोब से कोयटा 4 से 5-6 घंटे का सफ़र पड़ सकता है। जोब से कोयटा अगर आप टूटी में आना चाहते हो तो आपने 1000 पर सीट पे करना होता है। जब आप जोब से देर इस्माइल खान जाना पड़ता है तो आपने 1200 पे करना है। जोब की महवजात में सबसे ज़्यादा मशहूर अंगूर, अनार, बादाम, सेब है। जोब के लोग खाने और चाय में हिस्ट्री पीते हैं। ये 2 पहले पिक्चर ये नाशनास और सरदार अब्रब नश्तर की थी और ये है पाली खान की, जबकि ये जो है ये शेख जाफर खान मंदोखिल साहब है और ये शेहरानी साहब मौलाना शेरानी साहब है जो सरदार अब्दुर्रब नश्तर, इसका असल नाम उसकी माँ ने रखा है अब्दुर्रब नश्तर, अल्लाह का खिदमतगार। जबकि नाशनास पश्तो गज़ल में एक अलग सी महारत रखते हैं। उनकी गज़ल दुनिया की हर कोने में हर पश्तो बहुत ही शौक से सुनते हैं। जबकि उनकी गज़ल में अक्सर तसव्वुफ़ जैसे शायरी मिलती है और उनकी शायरी की वजह से वो पश्तो ज़बान में एक, अगर आप कोयटा से जोब आ रहे हो तो रास्ते में आपको पहले जोब की एरिया में आपको सबसे पहले सवड़ का पुल आएंगे, फिर बाद में बादियनजई और इसके बाद आपको कलाशेरक और इसी तरह अलखानजई और कलीमलवर, बाद में अफोजई आए। एक बात और मज़े की बताऊं कि जोब को अंदर आते हुए तीसरों रास्तों से पहले पंप आएंगे और जब रुखसत होंगे तो भी यही पंप होते हैं। सबसे पहले अगर आप जोब में एंटर होंगे तो आपको एक बड़ा पंप आएंगे, फिर इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन, फिर इसके बाद आपको मरकज़ की रोड आएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे मदनी चौक और आखिर में आपको शार को एंटर होंगे, फिर इस तरह काकड़ी मुंडी और इसके बाद शमसुद्दीन चौक, फिर जामा मस्जिद और इसी तरह गर्ल्स हाई स्कूल और इससे आगे जाएंगे नंबर 1 मैदान और इसी तरह इस गली में आप जाएंगे तो आप इस रास्ते से पाड़ तकसीम के रास्ते पे देर इस्माइल खान की, आप देर इस्माइल खान की रास्ते में जाते हुए तो यहाँ पे आपको सरियाज आएंगे, इसी तरह आपको बाबड़ी का क्रॉस आएंगे और इस तरह कफीब का क्रॉस आएंगे और यहाँ पे एक मशहूर लीडर और सियासी रहनुमा सियाही कमाल खान की और कब्रिस्तान भी नज़र आएंगी इस रास्ते में। जोब में और भी बहुत मशहूर किस्म के नुमाया किरदार होने वाले लोग मौजूद हैं। इनसे पहले यहाँ पे गलीवाल शहीद और बाजो शहीद जिन्होंने अपने कौम और अपने लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ के लोग माहीगिरी और शिकार करना वो अपने कल्चर का एक हिस्सा समझते हैं और इसको खूब एंजॉय करते हैं और जब जिस टाइम
ان کو دل چاہے وہ چیزیں کرتے ہیں. کہ ہماری آج کی ویڈیو فل ڈاکیومنٹری کے ساتھ میں نے جوب کی پورا ہسٹری آپ کے لیے لے کر آیا. تو اس کا اصل مطلب، اس کا اصل تھیم، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک رسائی ہو جائے ہیں، یہ علم آپ کے دماغوں تک پہنچ جائے اور آپ کو آنے والی جنریشن اس سے آگاہ ہو جائے کہ ہماری جو ہسٹری کیا ہے. یہ ویڈیو میں نے بہت ریسرچ کیا، بہت لوگوں سے پوچھا، بہت گوگل سے، یوٹیوب سے، دنیا کی بک دیکھے ہیں. اخیر لاسٹ میں نے آپ کے لیے ایک ویڈیو لے آیا. یہ آپ لوگوں کے لیے اسپیشل گفٹ ہے. اگر آپ لوگوں کی یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، کمنٹ کر دے. چلو مجھے دے اجازت، میں ہوں آپ کا میزبان، میں آپ کا بھائی سکندر کاکڑ. چلو دے اجازت، اللہ حافظ. چینل کو نہ بھولئے.